है ना, क्रिटिकल डेप्थ पढ़ लिया था अपन, क्रिटिकल डेप्थ और सारे के सारे उसके जो फॉर्मूले थे उनका डेरिवेशन अपन ने कर लिया था। अब उसके अपन आगे चलते हैं, हाइड्रोलिक जंप, जो कि आपके रेपिडली वेरिड फ्लो का ही एक पार्ट है। मतलब जहां पर भी आपके रेपिडली वेरिड फ्लो होगा वहां पर हाइड्रोलिक जंप बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस ग्राफ को। ये ग्राफ नजर आ रहा है सभी को? ठीक है, ये ग्राफ नजर आ रहा है ना आपको अपनी स्क्रीन पे? अब देखना यहां से, यस जैसे सर। मान लेते हैं ये, हेलो, दिख देखो रहा है ये एक सर। डैम है। यहां पर क्या हो रहा है, आप समझना इस बात को, हाइड्रोलिक जंप होता क्या है। ये एक डैम पे इधर की साइड पानी भरा हुआ है, अब किसी कारण से उसमें पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। अच्छा, थर्ड ईयर वाले गए थे, आप लोग तो गए नहीं थे डैम की विजिट करने। ठीक है, तो वहां पर जब डैम से ओवरफ्लो होता है पानी, तो धीरे 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 वो इस टाइप से जो है, हाइट उसकी हल्की हल्की ऊपर चढ़ती रहती है, और वहां से वो जो वाटर है वो ऐसे गिरना चालू होता है, और गिरने के बाद वो वापस ऐसा बना टप्पा खा के फिर वापस वो यहाँ इतनी हाइट तक आता है, और वो फिर वापस बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इसकी हाइट होती है, ये बिल्कुल जो हाइट D1 जो है आपकी, इसकी क्रिटिकल हाइट से भी कम होती है। ये यहाँ पर जो फॉलो कर रहा है, ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो फॉलो कर रहा है इस जगह पे, धीरे धीरे उसकी जो हाइट है वाटर की, उसकी हाइट बढ़ रही है। लेकिन डैम के जो दूसरी साइड पे जब ये वाटर गिरता है, तो यहाँ पर जो इसकी फ्लो का जो तरीका है वो इस हिसाब से, इस डायग्राम है इस हिसाब से आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो D1 है, ये इसकी क्रिटिकल हाइट से भी कम होती है, मतलब सुपर क्रिटिकल स्टेज में आ चुका है ये। तो वहां से ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को तुरंत रिकवर करने के लिए ये वापस थोड़ा सा और ऊपर जाता है, थोड़ी सी आगे जाने पर थोड़ा सा और ऊपर जाता है, और वहां पर जाके ये जो आपकी जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फ्लो है, वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी जो डेप्थ होती है, लाइक जो इसका सेक्शन 1-1 अपन दो सेक्शन मानते हैं, एक सेक्शन 1-1 ये रहा, और एक सेक्शन 2-2 ये रहा। ठीक है, तो ये दो सेक्शन जो है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब D2 माइनस D1, वो अपना हाइड्रोलिक जंप कहलाएगा। क्लियर है सभी को ये डायग्राम? इसमें कुछ पूछना है? एक दो जने? हेलो, सर एक बार वापस बोल दो। वापस बोल दूं? ओके, कोई आना तो नहीं चाह रहा, चलो ठीक है। हम्म, तो द थिंग इज कि सबसे पहले सिंपल सी बात है, अपना ये एक डैम है और ये पानी का फ्लो है। धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता है, तो आपने देखा होगा कि वाटर लेवल थोड़ा पीछे का कम होता है, और जैसे जैसे डैम के पास में आता है तो वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। फिर वो ऊपर लेवल से पानी नीचे की साइड गिर रहा है। ये जो D1 है, ठीक है, ये जो D1 है, ये D1 जो है, इसकी क्रिटिकल हाइट पढ़ी थी अपन ने, क्रिटिकल डेप्थ पढ़ी थी अपन ने, HC के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जब ये नीचे गिरेगा, तो इसकी जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी एक बार जो हाइट होगी वो उससे भी कम हो जाएगी, लेकिन ये तुरंत उसी को, मतलब उसका रिफ्लेक्ट करता है, और फटाफट से ये अपनी जो एक दूसरी हाइट पे पहुंच जाता है D2 पे, और वहां से ये कॉमनली फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो ये जो D2 माइनस D1 का जो डिफरेंस है, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप, मतलब जो अचानक से, मतलब फटाफट से होता है। ठीक है, तो D2 माइनस D1 का जो डिफरेंस है, उसे आप क्या बोल देते हो, हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। द राइज ऑफ वाटर लेवल विच टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अनस्टेबल सुपर क्रिटिकल टू स्टेबल स्ट्रीमिंग फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो। मतलब ये अनस्टेबल, जब ये इस कंडीशन में ये आता है, तो ये जो फ्लो है ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है, यहां से ये वापस स्टेबल कंडीशन में आता है, तो ये फटाफट से जो राइज होता है, इसके जो लेवल में जो राइज हो रहा है, D1 से D2 में जो राइज हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोलिक जंप। जब भी हाइड्रोलिक जंप टेक्स प्लेस होता है, तो इसमें एडीज एडीज फॉर्म होती है, मतलब ऐसे गोल गोल होता है, और टर्बुलेंस अकर होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जो उसकी एनर्जी है, तो एनर्जी में कुछ नुकसान होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अभी जो अपन डेरिवेशन करने वाले हैं डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप का, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा तरीके से समझना। ठीक है, आपके काम की चीज है, और डेरिवेशन वो पूछ भी सकता है, और आने वाले 2-3 डेरिवेशंस और हैं छोटे छोटे से, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल या वो डेरिवेशन आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलें आगे।
यस सर। डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप पे चले। यस सर। अब सुनना ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो। ये जो है मैंने प्रोफाइल बताई है, वाटर की जो अपर लेवल है वो D1 से, और वो कहाँ चला गया D2 पे। अब D1 पे तो इस पे कुछ प्रेशर फोर्स P1 कुछ लग रहा है, और D2 पे भी कुछ प्रेशर फोर्स, क्योंकि वहां पर वाटर का वेट ज्यादा है ऊपर की साइड, तो वहां पर भी कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो D1 पे कुछ फोर्स अपने पास अवेलेबल है, और सेक्शन 2 पे D2 पे कुछ फोर्स अवेलेबल है, और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, D2 माइनस D1 अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब अपन, ये आपका प्रोफाइल है, यहाँ पर दो प्रेशर फोर्स, एक P1 है, एक मेरे पास P2 है प्रेशर फोर्स। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ अजम्पशंस करने पड़ते हैं कि मेरा जो फ्लो है, जो सेक्शन 1 1 और सेक्शन 2 2 पे जो मेरा फ्लो है, तो मेरा पहला अजम्पशन ये होता है कि वो यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। मतलब मानते हैं अपन, अज्यूम करते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन अज्यूम करते हैं, क्योंकि फ्लूइड जो है वो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, दूसरा, जो इसका जो बेड लेवल होता है, जैसे अपन ने पढ़ा था ना कैनाल का बेड लेवल, तो इसका जो बेड लेवल होता है, ये अपन रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ही बात कर रहे हैं, डैम से मेन कोई पत्थर भी आ सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी आ सकता है मान लीजिए। ठीक है, तो जो लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द बेड आर स्मॉल, मतलब जो जो भी लॉसेस होंगे फ्रिक्शन के कारण, तो मतलब उसको अपन नेग्लिजिबल, जो बेड के मतलब जो लोअर सरफेस होती है, जो टच होती है ग्राउंड के, वहां पर वाटर और वाटर का कुछ फ्रिक्शन के थ्रू लॉस होता है, तो अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और अपन ऐसा भी मानते हैं कि जो बेड है, मतलब जो अपन ने पढ़ा था ना, 1 in 8,000 1 in 10,000 स्लोप आया था आपके पास, आई की वैल्यू जो आई थी, क्वेश्चन किए थे अपन ने। ठीक है, तो वो जो स्लोप है, वो भी अपन क्या करते हैं, उसको भी क्या मान लेते हैं अपन, मतलब बहुत ही स्मॉल, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो रेक्टेंगुलर चैनल होती है, ऐसी रेक्टेंगुलर चैनल होती है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है, ये जो है, ये इसकी हाइट होती है, मतलब डेप्थ होती है D1 D2, मतलब दोनों साइड से अपन रेक्टेंगुलर मान रहे हैं दोनों को। तो एक जगह पे इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका जो सारा जो फोर्स अपन इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मानने का रखते हैं, तो इसको मैंने शो कर दिया जेड से। तो D1 डेप्थ के लिए ये मेरा हो गया Z1 सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां पे सारा का सारा फोर्स एक्ट कर रहा है। और D2 डेप्थ के लिए मैंने इसको टर्म दे दिया Z2 या Z2 बार, जो कि D2/2 पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को। अभी आगे चल रहे, बहुत बड़ा डेरिवेशन है ये, 2 3 पेज का, तो एक एक लाइन समझते जाना, आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो Z1 इजिकल टू D1/2 एंड Z2 इजिकल टू D2/2। ठीक है, D1 क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 1। D2 क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 2। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 1। V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 2। Z1 बार डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड एट 1 1। Z2 बार डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड एट 2 2। फिर उसके बाद A1 और A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 1 1। A2 है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 2 2। तो ये सारी की सारी चीजें हैं अवेलेबल, अभी अपन इन सब का यूज करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं प्रेशर फोर्स की। ठीक है, प्रेशर फोर्स की मैं बात करता हूं, तो प्रेशर फोर्स आपका जो आएगा, फोर्स इंटू एरिया होता है अपना प्रेशर फोर्स, मतलब प्रेशर जो होता है। ठीक है, तो उसको अपन रो जी जेड बार इंटू ए, ये अपन ने फॉर्मूला क्लास में भी पढ़ा है, अभी मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, लेकिन रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू ए या रो जी ए इंटू जेड बार अपना प्रेशर फोर्स होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये याद है कुछ प्रेशर फोर्स ऐसा कुछ होता है, कुछ आइडिया है थोड़ा यस बहुत सर। याद? हेलो, क्यों, हाँ सर। याद आ रहा है कुछ छोटा मोटा, हाँ। है ना? ठीक है, तो रो जी ए जेड बार, मतलब ये अपना कहां पर आया है, ये सेक्शन 1 1 पे प्रेशर फोर्स कहां पे आया है, ये सेक्शन 1 1 पे अपना ये प्रेशर फोर्स आ गया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने देखो, अपन ने वहां पर भी आपको पता होगा कि अपन ने यूनिट विड्थ कंसीडर की थी, B इजिकल टू 1 कंसीडर किया था। ठीक है, तो अपन यहाँ पर भी जो है, जब भी डिराइव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो आपकी जो चैनल की विड्थ है या इसकी भी किसी की भी विड्थ है, तो वो यूनिट विड्थ के लिए ही अपन कैलकुलेट करते हैं। मतलब आपके पास बी की वैल्यू जो हो गई, वो हो गई 1। और एरिया क्या होता है आपके पास, बी इंटू डी, मतलब रेक्टेंगुलर है ना, तो बी इंटू डी हो गया अपने पास। तो की जो मैंने वैल्यू निकाली है आपके सामने, क्या P1 की जो मैंने आपके सामने वैल्यू निकाली
है ना। P1 की मेरे पास एक रो जी इंटू डी इंटू वन, ये वन जो है ये बी की वैल्यू है, ठीक है, ये वन जो है ये यहाँ पर बी की वैल्यू है वन पर यूनिट, और जेड बार जो है मेरा d1/2 एज इट इज है, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो मेरे पास यहां से P1 का क्या फॉर्मूला आ गया, रो जी डी स्क्वायर बाई, सॉरी ये डी वन स्क्वायर बाई टू, ये मेरे पास का फॉर्मूला आ गया। P1 की वैल्यू क्लियर है सभी को। क्यों, P1 की वैल्यू क्लियर है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताता हूँ। P1 आ गया अपने पास, अब P2 सेम सिमिलरली P2 रो A2 इंटू Z2 बार, ठीक है। तो इससे आ गया अपने पास रो जी D2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, P1 और P2, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स जो लग रहा है सेक्शन 1 1 एंड 2 2 के बीच में, तो वो मेरा नेट फोर्स क्या होगा, P2 माइनस P1, ठीक है। तो मैंने क्या करा, रो जी D2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस रो जी D1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये मेरा क्या है, नेट फोर्स है जो एक्ट कर रहा है इन बिटवीन, दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है सभी को। फिर अपन ने कुछ नहीं किया, रो जी बाई टू कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में अपने पास D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बच गया यहां पर, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहां देखिए, मेरी बात सुनना ध्यान से, अपन ने पहले भी एक डेरिवेशन किया था, वहां पर भी मोमेंटम का रोल आया था। तो मैं यहां पर भी जो है, जो मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन फोर्स, मतलब जो चेंज इन, जो भी फोर्स के अंदर चेंज हो रहा है, तो न्यूटन के लॉ से क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ये चेंज इन फोर्स हो रहा है ना, P2 माइनस P1, तो वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, जो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इंटू वेलोसिटी। अपन ने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मेरा जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, सभी को क्लियर है। इसकी यूनिट क्या होती है मेरे पास, किलोग्राम और मास मीटर पर सेकंड। लेकिन अपन यहां किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो जहां पर मैंने आपको अपनी क्लास में भी कई बार बताया है कि जहां पर भी रेट वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वहां क्या होता है, टाइम से भाग दे देते हैं अपन, किससे भाग दे देते हैं, समय से भाग दे देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगी आपकी, m इंटू वी डिवाइड बाय टाइम। यहां तक क्लियर है सभी को। हेलो, हाँ सर। सभी को, आई थिंक, मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये एक बार आपको भी मैं नोट्स भेज दूंगा, या तो व्हाट्सएप पे एक बार भेज ही देता हूँ, तो आप भी आज के आज ही इसको थोड़ा सा लिख के देख लेना, ताकि अगर ये कल को 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। मैं भेज दूं अभी, व्हाट्सएप करूं या बाद में कर दूं। अभी भी क्लास के बाद कर देना। क्लास के बाद में कर हाँ? देना। क्या, क्लास के बाद कर देना आप। क्लास के बाद कर दूं, ठीक है। लेकिन आज के आज ही इसको थोड़ा सा लिख के देख लेना, ताकि आपको 16 नंबर कल को एग्जाम हो जाता है, तो ये 16 नंबर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब आपके 16 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि यही अपने मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट वो है, यही है अपने, ठीक है ना। सब ओके ध्यान से। सर। तो मास क्या होता है, अब देखना, मास जो है मैं कैसे निकालता हूं। सबसे पहले डेंसिटी की बात करता हूं मैं। डेंसिटी क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मेरे को मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट करना है, तो रो इंटू क्यू, और यहाँ पर मुझे टाइम भी चाहिए, तो क्यू क्या होता है मेरा, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है ना, रेट ऑफ सॉरी फ्लो होता है ना, डिस्चार्ज बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज किसमें होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मतलब इसको अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ मास बोल सकते हैं, मास अपॉन टाइम, ठीक है। मास अपॉन टाइम जो है उसको मैं रो इंटू क्यू से शो करता हूँ। किससे शो करता हूँ, रो इंटू क्यू से शो कर देता हूं। अब ये जो क्यू है, क्यू आपको पता होगा कि अपन ने जो अभी लास्ट वाला जो डेरिवेशन किया था, तो वहां पर क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है मेरा, ए इंटू वी क्या होता है, ए इंटू वी, ठीक है। और ए जो है मेरे पास वो क्या है, बी इंटू सॉरी डी इंटू वन, ठीक है। तो अपन ने इस वाली टर्म को जो नाम दिया था वो स्मॉल क्यू नाम दिया था, लाइक वी इंटू डी को अपन ने जो नाम दिया था
वी और डी को अपन ने जो टर्म का नाम दिया था वो स्मॉल क्यू से अपन ने शो किया था। आई थिंक याद होगा सभी को। अभी एक दिन पहले अपन ने डेरिवेशन किया था ना, क्यों? ठीक है, क्लियर है? याद आया कुछ स्मॉल क्यू के बारे में? स्मॉल क्यू पता है ना सभी को? मतलब ये फ्लो ही है पर यूनिट विड्थ पे, ऐसा मान लो। पर यूनिट विड्थ पे जो फ्लो है आपका, उसको अपन बोल सकते हैं स्मॉल क्यू से अपन उसको शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहां से जो सर एम की किससे वैल्यू आ शो गई मेरे करते हैं, पास वापस स्मॉल बताओ ना स्मॉल क्यूब को। स्मॉल क्यू से शो करते हैं, मतलब जो देखो क्यू की जो टोटल वैल्यू है वो आ गई आपकी, मतलब क्यू बाई, इसको आप क्यू बाई बी भी बोल सकते हो। सिंपल क्यू बाई बी को जो आप क्यू शो कर सकते हो, सॉरी क्यू बाई डी से डेप्थ से शो कर सकते हो। या फिर जो क्यू का फॉर्मूला होता है ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना क्यू, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया अपना किसमें डिवाइड हुआ? बी इंटू डी में। और आपको पता है बी की वैल्यू 1 है, और तो वी इंटू डी जो होता है अपना वेलोसिटी इंटू डेप्थ जो होती है अपनी, वो होती है स्मॉल क्यू से। मतलब पर यूनिट विड्थ पे जो रेट फ्लो होती है ना, रेट ऑफ फ्लो, उसको आप स्मॉल क्यू से शो करते हो। ठीक है, क्लियर है? हेलो? यस सर। तो यहां से मेरे पास जो एम आ गया, वो एम क्या आया मेरे पास? रो इंटू क्यू आ गया मेरे पास एम। अब वी जो है मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी। तो सेक्शन 1 पे मैंने बताया था आपको वेलोसिटी मैंने v1 मानी है, और सेक्शन 2 पे मैंने जो वेलोसिटी मानी है वो v2 मानी है। तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? v1 माइनस v2। यहां तक क्लियर है? तो चेंज इन मोमेंटम जो मेरे पास फॉर्मूला बना, वो मेरे पास फॉर्मूला बना रो इंटू क्यू, ब्रेकेट में v1 माइनस v2। ये मेरा टोटल फॉर्मूला बन गया किसका? चेंज इन मोमेंटम का। अब मुझे क्या दोनों बराबर करने हैं? नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इन दोनों इक्वेशंस को मुझे बराबर करना है। यहां से मेरे पास डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। अभी आगे अपन एक दो डेरिवेशन छोटे छोटे से और करेंगे, उसको फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। वो आपके आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपका एग्जाम में, और गेट के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सुनना, रो जी बाई टू डी टू माइनस डी वन स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला था नेट फोर्स का। रो क्यू वी वन माइनस वी टू, ये अपना फॉर्मूला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। रो से मैंने रो कैंसिल कर दिया है, ठीक है, इस रो से ये मैंने रो कैंसिल हो गया है। और v1 जो है मेरा, मैंने आपको बताया था v1 इंटू डी वन होता है q, तो v1 आ गया q बाई डी वन, और v2 आ गया q बाई डी टू। ठीक है, क्लियर है? इसको अपन ने q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि यहां पर भी q है अपने पास। ठीक है, तो अपने पास ज्यादा वेरिएबल ना हो, सिर्फ d और q की फॉर्म में आ जाए बात। और g तो अपने को पता ही होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इस टर्म में अपन ने लाने के लिए इसको क्या कर दिया? v1 और v2 को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? q बाई डी वन और q बाई डी टू में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां देखना, ये d2 माइनस डी वन का होल, सॉरी d2 स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। ये 2 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, है ना, 2q, और ये जो g है वो नीचे चला गया। तो मेरे पास जो टर्म बची मेरे पास, मेरे पास जो टर्म बची वो बची मेरे पास डी टू माइनस डी वन का स्क्वायर इजिकल टू 2q डिवाइड बाय g, ब्रैकेट में q बाय डी वन माइनस q बाय डी टू। ठीक है, ये मेरे पास टर्म बची। यहां से मैंने क्या करा, जो मेरा ये दोनों q थे, q कॉमन ले लिया, तो यहां पर मेरे पास टर्म आ गई 2q स्क्वायर अपॉन g, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन डी वन माइनस 1 अपॉन डी टू। ठीक है, फिर अपन बेसिक जो बचपन की अपनी तैयारी है एलसीएम लेना, तो एलसीएम ले लेते हैं। डी1 डी टू इसका एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी2 माइनस डी वन ऊपर बच गया। और यहाँ देखो आपको एक टर्म दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, बचपन में पढ़ा है अपन ने 11th 12th क्लास में, बहुत ज्यादा पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों लिख दिए। तो ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज इससे कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी d1 प्लस डी टू इज इक्वल टू 2q स्क्वायर g d1 एंड d2, ये यहां तक मेरे पास d1 प्लस d2 की इक्वेशन बनी। यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ सर। एक बार देख लेना, मैं अभी नोट्स भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा, उसमें देख लेना, ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, होगा तो मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो ये वाला वीडियो भी आप वापस देख सकते हो। ठीक है, ओके सर।
कुछ भी डाउट आता है तो उसमें देख लेना, क्या जो है हमारा द्रोणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से अपलोड कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। इसके बाद अब देखना, मेरी बात सुनो, अपने को फाइंड क्या करना था, D2 माइनस D1, ठीक है ना। लेकिन अपने पास आ क्या गया, D1 प्लस D2। तो अब देखो यहां पर थोड़ी सी खतरनाक लेवल की मैथमेटिक्स इंक्लूड होने वाली है, कुछ नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स ही है, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंक्लूड होने वाली है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने की चीज है आपको। आप क्या करते हो, अपन इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और अपन ऐसा करते हैं कि मतलब D2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। D1 की जो वैल्यू है अपने को क्वेश्चन में गिवन होती है, तो आप उसका डिफरेंस सिर्फ एक हाइट अगर आप निकाल लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। D2 की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो अपन कैसे क्या करेंगे, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया D2 से दोनों साइड से, ठीक है। दोनों को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड से मैंने D2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां देखना, यहां तो मेरे पास आ गया D2 का स्क्वायर प्लस D1 इंटू D2, और ये D1 से सॉरी D2 से D2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरे पास जो बच गई 2 स्क्वायर अपॉन G D1, ठीक है। अपन इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और वहां से इसके रूट फाइंड आउट करेंगे। तो रूट फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया जी। D2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अपने को D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि अपने पास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और अपन उसको इजीली सोल्व कर पाए, मतलब इसलिए अपन ने इसको D2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके सर, ओके। है ना, मतलब ये एज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने को फाइंड आउट करना है ना, तो उस टर्म में अपन ने इसको लाने के लिए मतलब किया है, ठीक है। तो यहां पर देखना D2 स्क्वायर प्लस, मतलब ये देखना A स्क्वायर, ये प्लस 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या ए एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस, मतलब क्या है c, ये कांस्टेंट है पूरा, है ना, ठीक है। तो इस टर्म में आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आपको पता ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, ये इसके रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपको पता हो तो पता है सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, आपने पढ़ा हाँ सर। मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है ये, है ना शायद। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2, ये अपने पास इसके टर्म्स होती है। तो अब देखना यहाँ पर ध्यान से मैंने क्या किया, यहाँ माइनस D1 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज। तो b क्या है मेरा, b देखो यहाँ पर D1 है तो b का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है मेरा 1, c क्या है मेरा माइनस में ये पूरी टर्म, क्या जो इक्वेशन होती है जनरली अपनी प्लस में होती है, तो ये पूरी जो माइनस वाली टर्म है उसको अपने को एज ए सी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस वाली पूरी की पूरी टर्म आ गई मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। अब देखना ये क्यू स्क्वायर है तो 8 दूना माइनस 4 इंटू 2, तो प्लस का 8 आ गया, D1 स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर g बाय D1 डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब यहां से मैंने क्या करा, देखो ये डिवाइड बाय 2 है, अगर मैं इसको रूट के अंदर भेजता हूं, टोटल से डिवाइड बाय 2 है ना, तो इधर तो D1 बाय 2 आ गया, लेकिन अगर ये रूट के अंदर जाएगा तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। तो यहां पर क्या होगा कि D1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस यहां देखो 4 से ये 8 कट गया 2 टाइम्स, तो यहां पर जो मेरे पास आएगी टर्म वो आएगी 2q स्क्वायर डिवाइड बाय g D1, ठीक है। ये वाली टर्मिनोलॉजी क्लियर है, हेलो, ये टर्म क्लियर है यहाँ पर। यस सर। अब कुछ नहीं करना है कि दो रूट आ गए, देखो एक बार प्लस वाला ले लेते हो तो एक रूट आ जाता है, एक बार माइनस वाला ले लेते हो तो दूसरा रूट आ जाता है। यहाँ दो रूट हो गए पास, माइनस और ये माइनस समथिंग समथिंग, ये माइनस और ये प्लस समथिंग समथिंग। अब आपको पता है कि माइनस में जो डेप्थ होती है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती कभी, है ना, डेप्थ होगी वो प्लस में ही होगी, तो अपन इसको हटा देते हैं इस वाले रूट को। तो अपने पास फाइनल जो एक्सप्रेशन होता है वो D2 का जो आता है माइनस D1 बाई 2 प्लस अंडर रूट D1 बाय 4 प्लस 2q स्क्वायर डिवाइड बाय g D1, ठीक है। और अपन ने q को मतलब vd को अपन ने q में कन्वर्ट किया था, तो अपन अब वापस उसको vd में कन्वर्ट कर लेते हैं q को। तो एक फॉर्मूला, तो अगर q की टर्म में, अगर आपको क्वेश्चन में q की टर्म में ही वो बात कर रहा है तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी गिवन है q की जगह और D1 गिवन होता है, मतलब D1 अगर गिवन है तो आप क्या करते हो, वहां पर इसको वेलोसिटी और डेप्थ की फॉर्म में ले लेते हो। तो Q की जगह आपने क्या रख दिया, V1 इंटू
d1, ठीक है। तो d1 बाय 2 प्लस ब्रैकेट में d1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 v1 d1 का होल स्क्वायर g d1। तो एक d1 से एक d1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना जो फाइनल फॉर्मूला है d2 का, वो मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला है वो मेरे पास बन गया है, ठीक है। ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया d2 इज इक्वल टू माइनस d1 बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 2v1 स्क्वायर d1 डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया। अभी अपन इसके और भी रूप पढ़ने वाले हैं, और भी डेप्थ पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। एक दो लेक्चर्स का और अपना ये हाइड्रोलिक जंप वाला पूरा पोर्शन है जो रैपिडली वेरिड फ्लो के अंदर में आएगा। तो जब ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं एक छोटी सी क्लास आपकी जो क्या नाम है लास्ट वाला जो था अपना पंप, और उसके बारे में एक छोटी सी क्लास में ले लूंगा, मैंने नोट्स भेज रखे हैं उसके। तो अपना हाइड्रोलिक वाला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो जाएगा अगली 2 क्लासों में। फिर आपका बचेगा हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट। हाइड्रोलॉजी के नोट्स में बना रहा था, लेकिन जब मैंने आपका सिलेबस देखा, यहां तक क्लियर है सभी को? पहले ही बताओ मेरे को। यस सर। है ना? तो डेप्थ ऑफ हाइड्रो देखो d1 जो है वो जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है आपको, तो वहां से आप डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप फाइंड आउट कर लोगे। d2 माइनस d1 से d2 मेरे पास आ गई इस फॉर्मूले से, और d1 मेरे पास आ गया। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, इस पूरे डेरिवेशन को भी पूछ सकता है। अगर उसको 16 नंबर का क्वेश्चन देना हुआ, अगर उसको 8 नंबर का देना हुआ, तो वो न्यूमेरिकल पूछेगा। लेकिन न्यूमेरिकल वो अभी जो अपन आगे 1-2 फॉर्मूले और पढ़ने वाले हैं, उनमें से ज्यादा पूछने के उसके चांसेस है एज कम्पेयर टू इस वाले फॉर्मूले से। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस सर। अब आज की ये वाली क्लास तो मैं समाप्त कर देता हूं, ठीक है।